हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। अपना टॉपिक चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक का आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 15 क्वेश्चन शामिल किए थे। किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो ऑब्जेक्टिव मैंने पार्ट फर्स्ट में डाला। रहे वो क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड जो आपके सामने आज रखा जा रहा है, इसमें इतना शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ शब्दावली मैंने इस प्रकार की शामिल की है जो आपके सामने पहली बार आ रही है, या आप पहले पढ़ तो चुके हैं लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई। उनका आज पोस्टमार्टम इस क्लास के माध्यम से किया जाएगा। इस चैप्टर से बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। आज की एग्ज़ाम ही नहीं, दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, यदि उसमें ये टॉपिक शामिल किया जाता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये जो पीडीएफ आपके सामने फर्स्ट एंड सेकंड रखी जा रही है, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो नई चीज़ों को जानने के लिए जल्दी से आपको जुड़ना है, और वही अपना सिस्टम रहेगा कि जैसे ही आपके पास में क्लास पहुंचती है, क्लास को आप पूरा देखने के बाद में ये ज़रूर बताएंगे कि आपके पास में कुल कितने क्वेश्चन आपको मिले और उसमें से आपने कितने ठीक ठाक कर पाए हैं। क्योंकि आपकी तैयारी अब बड़ी ही ज़ोर शोर से चल रही है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की आपके पास में कोई समस्या है नहीं। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कुछ ललचाने वाला क्वेश्चन की पहला ही क्वेश्चन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बीओडी का पूरा नाम बताइए। तो देखो, आपको पहला ऑप्शन कहता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेकंड कहता है बायोलॉजी ऑफ डाइवर्सिटी, और थर्ड कहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और द ऑप्शन कहता है ये सभी सही हैं। तो इसका उत्तर मैं नहीं देने वाला हूं। जैसे ही अपनी क्लास कंप्लीट होती है और आपके पास में क्लास पहुंच जाती है तो तुरंत आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बटरफ्लाई, तितली, कैटरपिलर नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। बटरफ्लाई, कैटरपिलर नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। किसको काम में लेते हैं? बेसिलस थुरिनजेसिस जीवाणु को काम में लेते हैं, या फिर बेक्यूलोवायरोसिस को काम में लेते हैं, या फिर ट्राइकोडर्मा को काम में लेते हैं। द ऑप्शन कहता है इन तीनों को ही काम में नहीं लेते हैं। तो आपको जानना है कि इन तीन में से किसको काम में लेते हैं या फिर काम में नहीं लेते हैं। किसके नियंत्रण की बात कर रहा है? अगला कैटरपिलर के नियंत्रण की बात कर रहा है। स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें हम बीटी को काम में ही लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? बीटी क्या है? बेसिलस थुरिनजेसिस जीवाणु से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर हम किसको काम में लेंगे? ए ऑप्शन को काम में लेंगे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बढ़ता हूँ आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर, और स्क्रीन पर दिख रहा है धान के खेत में जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। धान के खेत में, चावल के खेत में जैव उर्वरक के रूप में कौन काम में आता है? ऑप्शन ए कहता है एसिटाबुलेरिया आता है, या एसिटोबुलेरिया आता है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना। ब कहता है साइनोबैक्टीरिया, और से कहता है जोस्टेरा, और द कहता है ग्लोमस। ये चार आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में काम में आता है? जल्दी से पहुंच जाइए करेक्ट आंसर के पास में। आपकी टेस्टिंग आपको स्वयं को करनी है। किस प्रकार के क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं और आप कितना उनमें आप अपना पूरा योगदान दे सकते हैं, कितना आप कर पाते हैं। बिल्कुल मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। साइनो जो बैक्टीरिया होता है वो धान के खेत में जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 4 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जीवाणु समूह है। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फ्रीडम स्टेज इन सॉइल, यानी मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला बैक्टीरिया का कौन सा ग्रुप है? तो पहला कहता है एनाबिना नोस्टॉक, और सेकंड कहता है राइजोबियम, और से ऑप्शन कहता है आपको एजोस्पाइरिलम एजोबैक्टर, और द कहता है ओसिटोलेरिया। चार आपके सामने बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो किस में पाया जाता है? मिट्टी के अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा से ऑप्शन, यानी एजोस्पाइरिलम एजोबैक्टर जो होता है वो मृदा में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जीवाणु है। देखो, आपको दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया पूछा है। पहला कहता है एसिटोफैक्टर, सेकंड कहता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और से ऑप्शन कहता है थर्मो एसिटिक बैक्टीरिया, और द कहता है राइजोबियम। इन चारों में से ऐसा कौन सा जीवाणु है जो दूध या दही में पाया जाता है? देखो, इसका करेक्ट आंसर तो आप पहुंच गए होंगे। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपने पढ़ा है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध या दही में पाया जाता है। यदि पूरा नाम लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपको नहीं मिलता है तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म इसमें
पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लेते हैं LAB क्या है, तो आपको बताना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB का मतलब क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 6 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा युग्म या फिर जोड़ा जैव उर्वरक का है। देखो आपके सामने कुछ जोड़े दिए गए हैं और अगला पूछना चाहता है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक का काम करता है। पहला कहता है एजोला तथा BGA, दूसरा कहता है नोस्टॉक लेग्यूम, और तीसरा कहता है घास तथा राइजोबियम, और चौथा कहता है साल्मोनेला तथा इरिसिया कोली या कोलाई। 4 आपके पास में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 8 के करीब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल पहुंच जाइए, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो जैव उर्वरक का काम करेगा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एजोला BGA का मतलब हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये दोनों ही किसका काम करते हैं, जैव उर्वरक का काम करते हैं। देखो नोस्टॉक एनाबिना, और यदि लेग्यूम की मैं यदि बात करूं तो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों के अंदर पाए जाने वाली गांठों की गुल्लिकाओं में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। ऐसे आपको डाटा कलेक्ट करने हैं। तो अपने पास में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी एजोला तथा नीलहरित शैवाल। अब मैं बढ़ूँ 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे रोगजनक का नाम बताइए जो कीटों तथा संधिपादों यानी आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। आपको देखो पहला क्या बता रहा है अगला, कि इसके अंदर न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोक्सी वायरस है, और अगला कहता है कि बेक्यूलोवायरोसिस है। ये 2 आपको दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्या काम करता है, 2 में से बताना आपको कि ऐसे रोगजनक का नाम बताइए जो कीटों तथा आर्थ्रोपोडा देखो यहाँ पर लिखा हुआ संधिपादों। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है आर्थ्रो प्लस पोडास, और आर्थ्रो का शब्द का मतलब होता है संधित यानी जॉइंटेड, और पोडास का मतलब होता है फुट, यानी ऐसे सदस्य, ऐसे जीव जिनके अंदर संधि वाले पैर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो किंगडम है, जगत जो है, वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो आपको याद रखना बेक्यूलोवायरोसिस जो है वो क्या करता है, रोगजनक का काम करता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8 नंबर, रोक्यूफोर्ट चीज में विशेष गंध। देखो पहले आपको पढ़ना है, रोक्यूफोर्ट चीज पनीर जो है में विशेष सुगंध किसके कारण से आती है। अब देखो रोक्यूफोर्ट चीज में सुगंध का कारण पूछा अगले ने, तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं, एक विशेष प्रकार के कवक की वर्दी से परिपक्व होते हैं ये। दूसरा कहता है ट्राइकोडर्मा के कारण से इसमें विशेष गंध आती है। तीसरा ऑप्शन कहता है पेनिसिलिन के कारण से विशेष गंध आती है। और द ऑप्शन कहना चाहता है साइक्लोस्पोरिन ए के कारण से विशेष गंध आती है। स्टूडेंट ध्यान देना, रोक्यूफोर्ट जो चीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के कवक की वर्दी से परिपक्व होते हैं, और उसमें जो विशेष सुगंध आती है उसका कारण एक कवक होता है, और उस कवक की वर्दी के कारण से। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अपना 9 नंबर क्वेश्चन करना चाहता है उर्णक। देखो उर्णक या फ्लोक्स क्या होता है। देखो पहला ऑप्शन कहता है एक प्रकार का कीट है ये। दूसरा कहता है अवपंख होता है। तीसरा कहता है कवक के तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना झुंड या संरचना वाला जो झुंड है। और द ऑप्शन कहता है प्लावित तथा बहिस्रावी। ये बहुत शानदार है, ये इसकी 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उर्णक किसे कहते हैं, फ्लोक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है जब वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव का जो योगदान माना जाता है, वाहितमल का उपचार कैसे किया जाता है। तो देखो वाहितमल का जो उपचार होता है वो 2 चरणों में चलता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। जब द्वितीयक उपचार किया जाता है, क्या किया जाता है, जब द्वितीयक उपचार किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वर्दी उर्णक कहलाती है। याद रखना आपको, ये बहुत शानदार चीज है कि द्वितीयक उपचार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना वाले जो झुंड है, संरचना का जो झुंड है, देखो यहाँ पर संरचना और बीच में स्पेस है, वहां पर आपको शब्द लिखना है का। संरचना का झुंड क्या कहलाता है, उर्णक या फ्लोक्स से कहलाता है। उम्मीद करता हूं और आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के शब्द जो हैं इस चैप्टर के अंदर रखे गए हैं। एनसीईआरटी बहुत ही शानदार तरीके से इसके अंदर रखना चाहती है।
कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका इंग्लिश वर्ड जो है वो हिंदी की तुलना में बहुत आसान है, तो ऐसे शब्दों को मैंने इस आज की पीडीएफ में शामिल किया है। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहना चाहता है सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम, यानी ऐसी प्रतिजैविक जो सबसे पहले बनाई गई थी, तो कौन सी है? इंटरफेरोन है, एंटीबायोटिक्स है, ह्यूमुलिन है, या फिर पेनिसिलिन है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहली प्रतिजैविक कौन सी थी। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाइए जल्दी से। तो देखो मैं मानता हूं कि आप पहुंच गए होंगे। पेनिसिलिन जो होती है उसको सबसे पहली प्रतिजैविक माना जाता है। पेनिसिलिन कैसे बनाई गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, ध्यान से सुनना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से एक प्रतिजैविक प्राप्त की थी और जिसका नाम रखा गया था पेनिसिलिन, जो मलेरिया के उपचार में काम में आती है। तो सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम या सबसे पहली प्रतिजैविक का नाम क्या होता है? पेनिसिलिन होता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। माल्टीकृत धान्यों व फलों के रस में सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया सामने। देखो अंगूर जो होते हैं, फल जो हैं, माल्टीकृत धान्य हैं, जैसे जौ है, गेहूं है, इनकी बात कर रहा है अगला। माल्टीकृत धान्यों व फलों के रस में सेक्रोमाइसिस सेरिविसी की कौन सी क्रिया के फलस्वरूप एथेनॉल का निर्माण होता है? मैंने आपको जब चैप्टर चल रहा था बताया था कि आज ही नहीं, पुराने ज़माने से ही लोग एक विशेष मैकेनिज्म के द्वारा ईस्ट को काम में लेते हुए एक विशेष क्रिया के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते आए हैं। तो वो कौन सी क्रिया हो सकती है? आसवन हो सकती है, रेस्पायरेशन श्वसन हो सकती है, फर्मेंटेशन किण्वन हो सकती है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो सकती है। तो ऐसी कौन सी वो विधि है जिसके द्वारा एथेनॉल प्राप्त करते हैं? बिल्कुल पहुंच गए होंगे, फर्मेंटेशन होती है, यानी किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? एथेनॉल या एल्कोहल प्राप्त करते हैं। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग प्रत्यारोपण में काम आने वाली कवक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 जगह आपकी बुक में दिया गया है, एक आपके पास में एंटीबॉडी को पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतिरक्षी क्या होती है? प्रतिरक्षी 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षी और उपार्जित प्रतिरक्षी। उसके अंदर सामने आता है कि अंग प्रत्यारोपण में भी एक क्या काम आता है? कोई कवक काम में आता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पहला ईस्ट है, दूसरा कहता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, और तीसरा कहता है एस्परजिलस है, चौथा कहता है नाइजीरिया। अंग प्रत्यारोपण में कौन सा मतलब कवक काम में आता है? स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से सुनना आपको। अंग प्रत्यारोपण के अंदर काम में आने वाला कवक होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इससे क्या होता है? इससे एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका नाम होता है, ध्यान से सुनना, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? यदि क्वेश्चन सीधा ही दे दे अगला कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो ध्यान से सुनना, इस लाइन को कैसे लिख सकते हो? साइक्लोस्पोरिन ए एक जैव सक्रिय अणु है। इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। देखो अपनी बॉडी के अंदर एक संकल्पना पाई जाती है, अपने व पराये की संकल्पना। अपने व पराये की संकल्पना ये कहती है कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो बाहर से प्राप्त किए जाने वाले ऑर्गनों को पराया समझ करके फेल कर देते हैं, उस समय जो कवक है वो कौन सा काम में आता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम काम में आता है, क्योंकि इसके द्वारा हम एक प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए। उम्मीद करता हूँ बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बड़ा ही शानदार तरीके से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है स्पाइरुलिना का उपयोग होता है। ये लो, बोर्ड की एग्जाम में काफ़ी बार इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पाइरुलिना क्या है और इसका क्या उपयोग होता है। और देखो अगला ने ऑप्शन में क्या दिया है? संपूर्ण आहार के रूप में इसका उपयोग होता है, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है, या फिर रसायनों के रूप में इसका उपयोग होता है। द ऑप्शन कहता है कि ये तीनों के रूप में ही स्पाइरुलिना का उपयोग होता है। देखो आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण आहार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? स्पाइरुलिना का किया जाता है। अब सर जी स्पाइरुलिना क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो स्पाइरुलिना जो लिखा गया है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये स्पाइरुलिना जो होता है ये नीलहरित शैवाल का सदस्य है। किसका मेंबर है ये? नीलहरित शैवाल का, बीजीए का एक सदस्य माना जाता है। इसका उपयोग संपूर्ण आहार के रूप में किया जा सकता है।
क्योंकि ध्यान से सुनना बड़ा ही, स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, वसा, पिगमेंट, ये सभी तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। स्पाइरुलिना में उपस्थित प्रोटीन की खास बात यह होती है, यह ठीक वैसा ही है जैसा कि शरीर स्वयं अपने लिए तैयार करता है। देखो काम की बात, बॉडी खुद क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। अब प्रोटीन का मैकेनिज्म आपको ध्यान में होगा, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी जिसको अनुलेखन कहते हैं। और एमआरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, अनुवादन कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बॉडी खुद क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। अपनी बॉडी जो प्रोटीन बनाती है वह का वही प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है, स्पाइरुलिना के अंदर पाया जाता है। बोलो मजा आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, कितना शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन। और इसके बारे में थोड़ी बात और कर लेता हूं मैं। देखो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये होती है कि इसमें दूध के बराबर कैल्शियम पाया जाता है। दूध के बराबर इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और गाजर के मुकाबले 15 गुना अधिक विटामिन ए पाया जाता है। देखो गाजर जो होता है ना, वो विटामिन ए का स्रोत माना जाता है, सोर्स ऑफ विटामिन ए। किसको माना जाता है, गाजर को माना जाता है, कैरेट को माना जाता है, डॉक्स कैरोटा को माना जाता है। तो देखो स्पाइरुलिना की विशेषता हो गई ना कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, वसा, पिगमेंट, ये सभी तत्व विद्यमान होते हैं। और इसके अंदर शरीर के अंदर निर्मित होने वाली प्रोटीन के बराबर प्रोटीन पाई जाती है। और क्या काम करता है, दूध के बराबर इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और गाजर की तुलना में 15 गुना अधिक क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए लिया जाएगा तो रतौंधी रोग नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण से हो जाता है, विटामिन ए की कमी के कारण से हो जाता है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन कहता है, औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सा है, औद्योगिक रूप में सिट्रिक अम्ल बनाने में किस सूक्ष्म जीव को काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, इसके अंदर एस्परजिलस नाइजर को ही काम में लेते हैं। किसको लेते हैं, एस्परजिलस नाइजर को काम में लेते हैं। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार मसालेदार क्वेश्चन लास्ट में रखा गया है, दमदार क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने 5 कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में मिलाना है। तो इसके साथ में एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या, देखो क्या कहना चाहता है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकाइनेज के सामने लिखा है रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करना। साइक्लोस्पोरिन एक के सामने रखा है फल के रसों को स्वच्छ करना व साफ रखना। और तीसरा कहता है स्टेटिन यानी रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाना। और चौथा कहता है पेक्टिनेजेज या प्रोटीएजेज। और इसके सामने रखा गया है कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में सहायक। और लास्ट में 5 नंबर लिखा गया है लाइपेज। और इसके सामने रखा गया है प्रतिरक्षा निरोधक का कारक। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है इसका काम बता देता हूँ मैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है ये काम करता है रक्त की वाहिकाओं से थक्का हटाने में। किसका काम करता है, रक्त की वाहिकाओं से थक्का हटाने का काम है करता है। फिर देखो आगे चलते हैं हम, साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में हम थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ के गए हैं, प्रतिरक्षा निरोधक कारक होता है ये क्या होता है, प्रतिरक्षा निरोधक कारक होता है। फिर इसके बाद में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है स्टेटिन। और स्टेटिन क्या काम करता है, कल भी मैंने बताया था, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अब देखो आपके पास में लिखा हुआ है पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज। ये पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज होते हैं, इसका काम होता है फल रसों को साफ करना और क्या करना, स्वच्छ रखने का काम होता है। फल के जो रस होते हैं ना उनको स्वच्छ और साफ रखने का काम किसका होता है, पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज का होता है। अब लास्ट में बच गया लाइपेज एंजाइम। स्टूडेंट ध्यान देना, लाइपेज एंजाइम का काम होता है वसा का पाचन करना। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो कपड़ों पर लगे हुए तेल के धब्बे हटाने में कौन काम आता है, लाइपेज काम में आता है। आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चन फिर से शामिल कर दिए गए इस चैप्टर के, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिले हैं। और अपना ये जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डाल दिया है। चैप्टर अपना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो बेहतरीन तरीके से आपको देखना है और इसके बाद में कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कम होते हैं कोई दिक्कत नहीं, बार बार अभ्यास करोगे तो आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाएंगे। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, ये मेरा दोहा बार बार आप यूज़ करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।